नमस्कार दोस्तों। आज का जो मैं केस आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ, ये केस मुझे मेरे एक ख़ास दोस्त ने रेकमेंड किया था और मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने ये केस मेरे ध्यान में लाया। मुझे उम्मीद है कि मैं इस केस को अच्छी तरीके से आपके सामने पेश कर पाऊँगा। तो अब हम चल रहे हैं ब्रे काउंटी विक्लो की तरफ। ये विक्लो का सबसे बड़ा और समुद्र किनारे बसा हुआ एक शहर है जो कि डबलिन सिटी से करीब 20 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा की तरफ में है। इसे आयरलैंड के गार्डन का गेटवे भी कहा जाता है और ये आयरलैंड का सबसे पुराना सी साइड टाउन भी माना जाता है। डबलिन विक्लो बॉर्डर पर एक जगह है जिसका नाम क्रॉक अबे है। ये डबलिन साइड पर बसा हुआ एक मशहूर रेसिडेंशियल एरिया है। यहीं पर बिशॉप परिवार रहता था। उसके माता पिता कैरिन और मे और उनके 3 बच्चे जिनका नाम जिलियन, कारिन और एक भाई जिसका नाम जॉन है। जिलियन, जिसे प्यार से लोग जेल कहते थे, वो एक 18 साल की लड़की थी जो अभी अपने परिवार के साथ ही रहती थी। वो डबलिन सिटी में आरडीएस नाम की जगह पर पार्ट टाइम जॉब करती थी। आरडीएस यानी कि रॉयल डबलिन सोसाइटी है जिसकी स्थापना साल 1731 में हुई थी और 1820 में जॉर्ज आइवी ने इसे रॉयल स्टेटस दिया था। ये जगह डबलिन हॉर्स शो, कॉन्सर्ट्स और एग्जीबिशन जैसे बड़े इवेंट के लिए भी जानी जाती है। जिलियन को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, उन्हें आर्थराइटिस था और उनकी नज़र भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। जितना कि मैंने उनके बारे में पढ़ा है, जिलियन घर पर रहना ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन उनके दोस्त और परिवार उसके साथ थे। वो डबलिन सिटी में ही काम करती थी, लेकिन सोशलाइजिंग उसकी चीज़ नहीं थी। उसे आसपास बाहर जाना काफ़ी ज़्यादा पसंद था ताकि वो रात को वापस आके अपने बिस्तर पर आराम से सो सके। साल 1991 हैलोवीन नाइट्स थी और वो रात काफ़ी ज़्यादा खास थी। वो अपनी छोटी बहन कैरिन को ब्रे ले जा रही थी, उसके पहले डिस्को के लिए और फिर ब्रे हेड होटल और कंट्री विक्लो में, जो कि अब बंद हो चुका है। उस रात घर में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। जिलियन तैयार हो रही थी बाहर जाने के लिए। हालांकि उस हफ्ते एथरिस्ट के दर्द की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी और ठंड के कारण दर्द और भी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपनी बहन को निराश नहीं करेगी। जिलियन ने अपनी दोस्त से टॉप और अपनी बहन से जीन्स और माँ से लेदर की जैकेट उधार ली थी और वो अपनी अलमारी, जो कि कपड़े से भरी हुई होती थी, उसे बाहर निकालती है। लेकिन बाहर जाने की बारी आती है तो कुछ पहनने को भी नहीं मिलता है। जिलियन ने अपने लंबे घुंघराले बाल स्टाइल किए और चश्मा छोड़कर लेंस पहन लिया। उसने अपने पापा से 10 पाउंड भी उधार लिए थे और उन्हें ये वादा भी किया था कि वो वापस कर देगी। मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ को याद होगा कि सिर्फ 10 पाउंड जेब में लेकर भी एक अच्छी रात गुजार लेना, वो भी 80s और 90s के शुरुआती सालों में, बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। उस समय में डिस्को की एंट्री फीस सिर्फ 5 पाउंड हुआ करती थी। डिनर और डेजर्ट्स भी उसमें ही आ जाते थे। हालांकि सॉफ्ट ड्रिंक्स खुद खरीदने पड़ते थे और हाँ, उस समय में उसमें शराब इंक्लूड नहीं होती थी। जिलियन और करिन आखिरकार तैयार थी। उन्होंने अपने माँ बाप को किस किया और हक करके आई लव यू कहा और घर से निकल पड़े। लेकिन दुर्भाग्य से अगली सुबह सिर्फ एक ही घर लौट पाती है। जब वो लोग वहाँ डिस्को पहुँचे, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन सब साथ रहे और मज़ा करते रहे। उसी रात जिलियन की मुलाकात होती है 23 साल के एक युवक माइकल डीन एमसी लॉगलिन से। वो अच्छे कपड़े पहने हुए एक स्मार्ट और ब्रे के पास ही रहने वाला लड़का था। जिलियन ने उसे पहले कभी नहीं देखा था और वो उसे देखते ही पसंद आ गया था। वो डेटिंग करने वाली लड़की तो नहीं थी और आज तक कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आई थी। उन्होंने सारी रात डांस किया और बातें की और घर लौटने का समय आया तो सब साथ में चले गए। घर सिर्फ 4.5 किलोमीटर ही दूर था। उस समय दोस्तों के साथ बातें करते हुए चलना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। माइकल ने भी उसके साथ चलने का फैसला किया। कारिन और उसके दोस्त आगे चलने लगे ताकि जिलियन और माइकल को भी थोड़ा स्पेस मिल सके। उस समय ये बिल्कुल सामान्य बात थी। कारिन करीब 3:30 पर घर पहुंची, ठीक वही समय जो उसकी माँ ने तय किया था। लेकिन 2 घंटे बाद भी जिलियन का कोई पता नहीं था। जल्दी ही हर आम माता पिता की तरह जिलियन के भी माता पिता को डर लगने लगता है और उनके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। ऊपर से उस समय बारिश भी हो रही थी और अक्टूबर का आखिरी समय चल रहा था। सुबह होने में देर हो रही थी और बेचैन होकर मिस्टर बिशॉप जिलियन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं। उस समय मिस्टर बिशॉप दिल से लग रहा था कि जिलियन अब भी जिंदा नहीं है।
लेकिन उनके पति ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। आखिर आयरलैंड में हत्या होना बहुत ही दुर्लभ था। दुर्भाग्य से मिस्टर बिशॉप सही साबित हुए। उसी सुबह 1 नवंबर को जिलियन की लाश बरामद होती है। एक लड़के ने उसे पाया था जो अपना फुटबॉल लेने गया था, जो कि समंदर किनारे बने एक घर की दीवार के पार चला गया था। एक और जानने वाली बात दोस्तों, 2007 में सिंगर सिनेड ओ कॉर्नर ने भी वही घर खरीदा था, बिना ये जाने कि वहाँ का अतीत कितना ज़्यादा भयानक था, और 2021 में ही उन्होंने उस घर को बेच दिया था। इसके बाद जब वो लड़का अपने बॉल लेने के लिए वहाँ पर जाता है तो वो जिलियन को बिना कपड़ों के बुरी तरीके से पीटी हुई हालत में उसकी डेड बॉडी को देखता है। फिर उसके बाद वो पुलिस को खबर कर देता है। पुलिस पहुंचती है और तुरंत पूरा इलाका सील कर देती है। जिलियन के माता पिता को भी तुरंत सूचना दे दी जाती है और जिलियन की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दी जाती है। इसके बाद जांच शुरू होती है और उसी दिन एमसी लॉगलिन को पकड़कर ब्रे गैर्डा स्टेशन लाया जाता है पूछताछ करने के लिए। उसमें कारिन, जिलियन की बहन, भी बयान देने वहां पहुंच जाती है, लेकिन उसे स्टेशन के अंदर नहीं बल्कि बाहर गैर्डा की कार में इंतज़ार करने को कहा जाता है। यहीं से साफ दिखने लगा था कि परिवार और अपराधी के साथ कितना ज़्यादा अलग व्यवहार होने वाला है, जिस पर हम बाद में बात ज़रूर करेंगे। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि जिलियन की मौत बुरी तरीके से पीटने से हुई थी। उसके पेट पर जूतों के निशान भी मिले थे और उसका चेहरा इतना ज़्यादा पिटा हुआ था कि परिवार वालों को उसका चेहरा तक देखने को नहीं दिया गया था। उसके सिर पर गहरे घाव थे और उसकी चीखें दबाने के लिए उसके गले में 1 पाउंड कॉइन भी ठूस दिया गया था। हमले के दौरान जिलियन का एक कॉन्टैक्ट लेंस भी गिर गया था, जिससे वो अंधेरे में लगभग आधी नज़र से अंधी हो गई थी। ये सोच परिवार वालों को सालों साल सताती रही। जिलियन की जेब से सिर्फ 3 पाउंड और 78 पेंस ही मिले और ये उसके पिताजी को वापस दे दिए गए थे। मिस्टर बिशॉप ने यह भी कहा कि उन्होंने जिलियन की बॉडी देखी होती तो उन्हें दिमाग से ये मानने में आसानी होती कि वो सच में चली गई है। उन्होंने कहा, पूरी बॉडी भी नहीं दिखाते, हम उसके पेरेंट्स हैं, सिर्फ हाथ देखकर ही पहचान लेंगे कि वो हमारी बेटी है या नहीं। और आज भी मुझे लगता है कि वो दरवाजे से अंदर चली आएगी, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी आंखों से नहीं देखा कि वो सच में नहीं रही। जब वो अस्पताल पहुंचे तब उनका कॉफिन पहले से ही बंद कर दिया गया था। उस समय यही पॉलिसी थी कि घर वालों को डेड बॉडी देखने की इजाज़त नहीं है। एमसी लॉगिन पर पहले ही मैनसॉल्टर का चार्ज लगा था, फिर छोड़ा गया, फिर दोबारा पकड़ा गया, मर्डर का चार्ज लगा और रिमांड पर रखा भी गया था। अगले साल मई में ट्रायल शुरू हुआ, जो कि 4 दिन तक चला। एमसी लॉगिन ने खुद को निर्दोष बताया और ये समय परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा था। उन्हें सुनना पड़ा कि इस दरिंदे ने उनकी बेटी के साथ क्या क्या किया था, और ये भी सुनना पड़ा कि इस बचाव पक्ष ने जिलियन के कैरेक्टर को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा था। उसके पिता ने कहा, जिलियन बहुत शांत लड़की थी। उस रात एमसी लॉगिन का ध्यान उस पर गया। शायद ये पहली बार था जब किसी लड़के ने उस पर दिलचस्पी दिखाई थी। वो पहले कभी भी किसी के साथ बाहर नहीं गई थी। वो हमेशा 5-6 सहेलियों के साथ ही घूमती थी और हमेशा कहीं भी सिर्फ ग्रुप में ही जाती थी। उसकी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी रोमांस जैसा कुछ नहीं था, लेकिन आखिरकार उन्हें न्याय मिला। एमसी लॉगिन को हत्या का दोषी माना गया और उसे उम्र कैद की सज़ा दी गई। बेशक उसने अपील की, पर अपील खारिज कर दी गई, लेकिन अब वो 7 साल बाद पैरोल के लिए एलिजिबल हो गया और उसके बाद हर 2 साल में आवेदन कर सकता था। परिवार को बार बार पैरोल बोर्ड पर चिट्ठियाँ लिखनी पड़ती थी कि एमसी लॉगिन को रिहा नहीं किया जाना चाहिए, और दूसरी तरफ एमसी लॉगलिन को लिखना होता था कि उसे क्यों छोड़ा जाए। उसे बिशॉप परिवार की चिट्ठियाँ दिखाई जाती थी, लेकिन उन्हें उसकी नहीं दिखाई जाती थी। उन्हें पैरोल बोर्ड की मीटिंग में शामिल होने की इजाज़त भी नहीं थी। ये सिस्टम आज भी वैसा ही है, बस 7 साल की जगह अब 12 साल का नियम लागू है, वो भी साल 2019 से। जुलाई 2017 में बिशॉप परिवार को प्रिजन लाइसेंस ऑफिसर ने एक टेक्स्ट मैसेज से बताया कि एमसी लॉगलिन अगले दिन रिहा होने वाला है, वो भी 26 साल बाद जेल में रहने के बाद। सोचिए दोस्तों, ऐसी बड़ी खबर, वो भी एक साधारण से टेक्स्ट मैसेज से मिलना। जैसा कि मिस्टर बिशॉप ने कहा, टेक्स्ट मैसेज दोस्तों को किया जाता है। बेटी के कातिल के बारे में ज़िंदगी बदल कर देने वाली खबर ऐसे नहीं दी जाती, वो भी इस तरह से तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये भी बताया था कि उस टेक्स्ट में लिखा था, जैसा पहले बताया गया था, कि मई के अंत में मिस्टर लॉगलिन को हर हफ्ते रिव्यू होने वाले टेम्परेरी रिलीज मिलेगी, वो भी प्रोबेशन सर्विस की निगरानी में, और ब्रे में न घुसना इन शर्तों में शामिल है। उसे हर हफ्ते माउंट जॉर्ज जेल में जाकर साइन करना पड़ता था,
जो आगे की घटना में अहम साबित हुई। एक और झटका परिवार को ये मिला कि उन्हें बताया गया कि मिस्टर लॉगलिन के रिहाई के बाद उसकी तस्वीर उन्हें नहीं दी जाएगी और ना ही जनता को दिखाई जाएगी। बेशक उन्होंने उसकी तस्वीर मांगी क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अब वो कैसा दिखता है। परिवार को डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत तस्वीर देने से मना कर दिया गया। तो यहाँ भी वही सब चलता रहा। अपराधी के अधिकार पीड़ित और उसके परिवार से ज़्यादा मायने रख रहे थे। मतलब परिवार उसके पास सड़क पर खड़ा हो सकता था, बस में बैठ सकता था और ब्रे में घूम रहा होता, अपनी पैरोल तोड़ रहा होता और उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन आयरिश मीडिया ने ये काम किया और 1 साल बाद द हर्ल्ड अखबार ने एमसी लॉगलिन की तस्वीर छाप दी और आखिरकार परिवार को पता चला कि वो कैसा दिखता है। उन्होंने उसकी तस्वीर ली जब वो माउंट जॉय जेल से साइन करने के बाद बाहर निकल रहा था। ये परिवार के लिए बहुत ही राहत की बात थी। बस ये छोटी सी जानकारी भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम थी। कम से कम अब वो ये जानते थे कि उन्हें किस व्यक्ति से सावधान रहना है। लेकिन ये तस्वीर आगे चलकर एमसी लॉगलिन की किस्मत तय कर देगी, जैसा कि किसी ने भी सोचा नहीं था। डबलिन सिटी के एक कैफ़े में काम करने वाली एक 18 साल की लड़की एमसी लॉगलिन को पहचान लेती है और उसके पास सुनाने के लिए एक कहानी भी थी। उसे तब तक पता नहीं था कि एमसी लॉगलिन कौन है, जब तक तस्वीर अखबार में नहीं छपी थी। कई महीनों तक वो इस कैफ़े वर्कर के करीब आने की कोशिश करता रहा। उसने कहा, अक्सर उम्रदराज लोग मजाक करते रहते हैं। अगर मैं 20 साल छोटा होता, मतलब एक अजीब सा मजाक। लेकिन एमसी लॉगलिन अलग था, उनमें कुछ ज़्यादा ही अजीब था। वो बस साधारण बातें नहीं करता। वो पूछता, क्या करती हो, शौक क्या है, कहाँ कॉलेज जाती हो, यहाँ तक कि कहाँ रहती हो। वो कैफ़े के मैनेजर के पास गई और उसे कहा कि अब उसे सर्व नहीं करना होगा। फिर 2 हफ्ते बाद वो लॉबी में बैठा था। उसने उसे बुलाया और एक कागज़ पकड़ा दिया और कहता है, मुझे असहज नहीं करना चाहता, ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल करना। लॉगलिन को लग रहा था, यहाँ तक कि ईस्टर पर उसे कोई कार्ड भी दे दिया। उस लड़की ने नोटिस किया कि अब वो उसे और भी जगहों पर दिखने लगा है, जैसे कि सिटी सेंटर, जहाँ वो हाथ मिलाता है, बातें शुरू करने की कोशिश करता है। जब लड़की ने अपने माता पिता को बताया कि उसने अखबार में एमसी लॉगलिन को पहचाना, वही है जो उसका पीछा कर रहा था, उसके पिता गैरडई के पास गए और अगले साइन इन दिन लॉगलिन को दोबारा जेल भेज दिया गया और तब से वो वहीं है। सिर्फ 1 साल से भी कम समय वो बाहर रहा और अगला शिकार ढूंढ रहा था। उसने साल 2021 में फिर से पैरोल के लिए आवेदन दिया, लेकिन उसकी पैरोल इस बार खारिज कर दी गई। ये उसकी 10वीं असफल कोशिश थी। बस उस कमीने के बारे में इतना ही था कि वह इस समय जेल में सड़ रहा है और उम्मीद है कि वह हमेशा के लिए उस जेल में सड़ता रहेगा। अब लौटते हैं उस प्यारे परिवार बिशॉप के पास। बिशॉप परिवार ने जिलिन की याद में एक सपोर्ट ग्रुप बनाया जिसका नाम है द जेल प्रोजेक्ट। ये उन परिवारों के लिए है जिनके प्रियजन अपराध के शिकार हुए थे। कारिन ने कहा, वो पीड़ित परिवारों के लिए ज़्यादा सपोर्ट की मांग कर रहे हैं। वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि परिवारों को प्राथमिकता दी जाए। वो कहते हैं, अब भी हालात ये है कि कोई भी आपकी परवाह नहीं करता है। कोई सोशल वर्कर आपके घर नहीं आएगा ये पूछने कि आपको मदद चाहिए या नहीं। अगर पैसों की मदद चाहिए, कोई नहीं बताएगा कि कैसे मिलेगा। जब अपराधी को सज़ा कम करने की बात होती है तो कोई आपका मत नहीं पूछता है। जब कोई ठंडी सुबह उठकर किसी से बात करना चाहता है तो मैं चाहता हूँ कि उनके पास कॉल करने के लिए कोई तो हो। ये नहीं कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं एक सुनने वाला व्यक्ति ज़रूर हूँ। मैं उन्हें ये बता सकता हूँ कि वो पागल नहीं हो रहे हैं और शोक मनाने का कोई भी सही तरीका नहीं होता है। अगर आप दिन में 10 बार कब्र पर जाना चाहते हो तो जाइए। अगर आप ज़रा सी बातों पर रो पड़ते हो तो वो भी बिल्कुल ठीक है। अगर आप पहाड़ की चोटी से जाकर चिल्लाना चाहते हो तो ये भी आपका हक है। अगर आप हर मौके पर खोए हुए अपने प्रियजनों के बारे में बात करना चाहते हो तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल बात है। मेरे पास जिलियन के पिता के कुछ आखिरी शब्द हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। उनकी आखिरी विदाई सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। उन्होंने कहा कि उसने हमें एक बड़ा सा किस और हक दिया और कहा कि वो हमसे हमेशा प्यार करती है। वो हमेशा ऐसा ही करती थी। अगर इस सब से कुछ सीखना है तो ये कि कोई बात अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। 25 जुलाई 1995 को एमसी लॉगलिन को जिलिन के मर्डर का दोषी ठहराया गया और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। लेकिन आयरलैंड में लाइफ का मतलब उम्र नहीं, बल्कि यहाँ पर लाइफ वर्ड का इस्तेमाल आमतौर पर 12 से 20 साल की जेल के लिए किया जाता है। जेल में रहते हुए
एमसी लॉगलिन ने एक जेल अफसर पर हमला भी किया था, जिसके कारण उसे 2 साल की सज़ा और दे दी गई थी। 21 साल जेल में काटने के बाद 2016 में एमसी लॉगलिन को रिहा कर दिया गया था। रिहा होने के कुछ समय बाद ही उसे डबलिन सिटी सेंटर में एक महिला का पीछा करते हुए पकड़ा गया था। उसे उस समय में क्रीपी भी कहा गया था। वो औरतों का पीछा करता, बार में घूमता और उन्हें डराता था। इसके बावजूद उसे निगरानी में ही सही लेकिन समाज में खुला घूमने की आज़ादी दे दी गई। बिशॉप परिवार ने न्याय के लिए लड़ाई कभी नहीं छोड़ी। उन्होंने आयरलैंड में पैरोल सिस्टम बदलने की भी मांग की ताकि मर्डर के लिए लाइफ का मतलब सच में उम्र भर की सजा ही हो। उनकी मुहिम को जनता और राजनीति दोनों का समर्थन मिला। साल 2021 में आयरलैंड ने नए पैरोल का कानून बनाया, जिसके तहत मर्डर करने वालों को पैरोल पर छोड़ने से पहले भी कम से कम 12 साल जेल में रहना ज़रूरी है। जिलियन का केस आज भी आयरलैंड में सबसे डरावनी और सबसे दर्दनाक याद है कि कैसे शैतान अक्सर हमारे बीच बिल्कुल सामने छिपा होता है और हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। एक होशियार, दयालु और खूबसूरत लड़की जिसे सबसे बुरी तरीके से हमसे छीना गया, लेकिन उसका नाम आज भी जिंदा है उसके परिवार की उस लड़ाई के ज़रिए जो कि आयरलैंड के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित बनी रही। फिलहाल तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।